वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम लोग जीएस की टेस्ट सीरीज़ शुरू करेंगे और ये टेस्ट सीरीज़ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 को ध्यान में रख के बनाई गई है, जिसका माध्यम हिंदी है। और अगर आप अदर स्टेट के भी सिविल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये उतनी ही उपयोगी है, साथ ही साथ आरओ एआरओ 2016 और 20 के लिए भी, क्योंकि उनकी भी प्रकृति काफ़ी हद तक सेम है। और इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और उनकी व्याख्याएं होंगी। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी मिलेगा, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। चलिए हम लोग अपनी जीएस की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं और पहला प्रश्न पर्यावरण से है। चलिए देखते हैं। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ए. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बी. जैव विविधता अधिनियम 2002, सी. वायु अधिनियम 1981, डी. जल अधिनियम 1974। सोचने के लिए 5 सेकंड है आपके पास। और इसका उत्तर है डी. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, जिसके तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। चलिए व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए। यह बोर्ड पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधान के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल अधिनियम 1974 तथा वायु अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है। तो इसमें जो ध्यान रखने वाला फैक्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि इसका गठन जल अधिनियम 1974 के तहत किया गया। इसके अलावा अगर एक फैक्ट और ध्यान रख सकें तो ये है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अपनी तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जल में आर्सेनिक प्रदूषण की वजह से होता है? ए. ब्लैकफुट, बी. ब्लू बेबी सिंड्रोम, सी. इटाई इटाई, डी. कोई भी नहीं। इसका उत्तर होगा ए. ब्लैकफुट। ये जल में आर्सेनिक की उपस्थिति की वजह से होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम तो नाइट्रेट की वजह से होता है, और इटाई इटाई कैडमियम की वजह से होता है। तो आइए व्याख्या में देखते हैं ये क्या है। ब्लैकफुट या गैंग्रीन रोग, देखिए इसे गैंग्रीन भी कहा जाता है, पीने के पानी में आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण होता है। यह रोग परिधीय धमनियों को प्रभावित करता है। इसमें हाथों तथा पैर की त्वचा काली पड़ जाती है। पानी में आर्सेनिक का प्रदूषण भूमिगत आर्सेनिक या औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रदूषण जो होता है आर्सेनिक का, ये भूमिगत पानी की वजह से भी हो सकता है और औद्योगिक कामकाज की वजह से भी पानी में ये पहुंच सकता है, जैसे कि खनन, धातु शोधन, लकड़ी उपचार इत्यादि। पीने के पानी में आर्सेनिक के लिए WHO की दिशा निर्देश मान 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर हैं। तो देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक और, कि जो WHO का दिशा निर्देश मिला है कि पानी में कितना मैक्सिमम होना चाहिए आर्सेनिक, वो 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और बाकी जो इसमें ध्यान रखने वाले फैक्ट थे कि इसको गैंग्रीन रोग भी कहा जाता है और ये परिधीय धमनियों को प्रभावित करता है, जिसमें हाथ और पैर की त्वचा काली पड़ जाती है। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 पर्यावरण के बेसिक से हैं, निकेत के बारे में। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचानिए। तो हमें सत्य कथन पहचानना है। पहला कथन है, प्रत्येक जाति का एक विशेष निकेत होता है। दूसरा कथन है, किसी जीव का कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कोई भी जाति होती है वो एक विशेष निकेत में ही रहती है और
वहीं पे वो अपने संपूर्ण जो भी जैविक कार्य हैं उनको संपन्न करती है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत अनुकूल होता है। और यही दूसरे पॉइंट में भी लिखा हुआ है। आइए व्याख्या में इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। किसी परितंत्र में जीव को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है। प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती। किसी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है। तो देखिए, इसमें जो ध्यान रखने वाला फैक्ट है वो ये है कि किसी निकेत द्वारा किसी प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में स्थान का पता चलता है और कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती हैं। तो किसी एक जाति के लिए एक ही निकेत होगा, वो दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसका कहने का ये तात्पर्य है। एक डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा देखते हैं इसको। जैसे एक पेड़ का परितंत्र है, इसमें दिखाया है कि एक पेड़ के परितंत्र में कई सारे निकेत हैं। जैसे कि इसके पत्तों और टहनियों में मधुमक्खी हो गए, पक्षी हो गए और इस गिलहरियाँ हो गई, ये रहते हैं। जबकि इसके अगर हम तने में देखें तो इसमें कुछ कीड़े रहते हैं, लार्वा रहते हैं, इस तरह के जीव हो गए। और वहीं अगर हम जड़ में चले जाएं, थोड़ा नीचे करता हूँ, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया हो गए, शैवाल हो गए, अर्थवॉर्म मतलब केंचुए हो गए, ये निवास करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि परितंत्र तो पेड़ का है मगर इसमें भी अलग अलग निकेत बने हुए हैं और जिस निकेत में जो जीव रह रहा है वो दूसरे निकेत में रहना पसंद नहीं करेगा या उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। जैसे कि एक पक्षी अगर टहनियों में रह रहा है या डालों में रह रहा है तो वो जड़ या तने में रहना नहीं पसंद करेगा। उसी प्रकार जड़ों में बसने वाले कीड़े जो हो गए, अर्थवॉर्म हो गए या बैक्टीरियाज हो गए, वो पत्तियों पे नहीं रहेंगे। तो यही निकेत था, ये समझने के लिए थोड़ा अच्छा था। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है पॉलिटी से। संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव द्वारा किया गया? ए. राजगोपालाचारी फॉर्मूला, बी. अगस्त प्रस्ताव, सी. कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, डी. क्रिप्स प्रस्ताव। इसका उत्तर होगा सी. कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। इसके तहत संविधान सभा के गठन का प्रावधान लाया गया था। व्याख्या देखते हैं। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था जिसमें भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा देते हुए संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। तो देखिए, अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था उसमें भी संविधान सभा के गठन की बात थी, परंतु इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। फिर क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में, ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा जो लाया गया था, जिसमें भविष्य में भारत को स्वतंत्रता देने की बात की गई थी, परंतु इसे भी लीग और कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति के बाद वर्ष 1946 में क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, उन्होंने एक दल भेजा भारत में जिसमें कौन कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे उस समय के, सर स्टेफर्ड क्रिप्स हो गए और A.V. अलेक्जेंडर, इन तीनों को भेजा था और उन्होंने जो सुझाव दिए उसी के आधार पे सर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये जो फैक्ट है आपका लास्ट के 3 लाइन में, ये जो क्लीमेंट एटली ने दल भेजा था इसमें कौन कौन सदस्य थे और इन्हीं के आधार पे जो संविधान सभा का गठन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सभापति निरअपवाद तौर पर शासक दल का होता है? मतलब कि कौन सी ऐसी संसदीय समिति है जिसका जो सभापति होता है वो निश्चित तौर पे एक शासक दल का ही व्यक्ति होता है, जिसकी सरकार होती है। तो ऐसा कौन है? ये प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति का जो सभापति होता है वो शासक दल से ही होता है। आइए देखते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में कुछ बेसिक्स। स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। इस समिति के सभी सदस्य 30 सदस्य होते हैं और वो लोकसभा से होते हैं
तथा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और वह निरअपवाद तौर पर सत्ताधारी दल का होता है। समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राकलनों मतलब एस्टिमेट्स की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देना होता है। इसलिए इसे सतत किफ़ायती समिति भी कहते हैं। तो इसमें जो ध्यान रखने वाले फैक्ट यही हैं कि पहली बार 1950 में गठन हुआ था जॉन मथाई की सिफारिश पे। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? बजट में सम्मिलित प्राकलनों की जांच करना और किफ़ायत के लिए सुझाव देना। इसीलिए इसे किफ़ायत समिति भी सतत किफ़ायत समिति भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 है, राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, राज्य विधायिका में जो उच्च सदन होता है उसे राज्य विधान परिषद कहते हैं। और ये सभी राज्यों में नहीं होता, कुछ राज्यों में है। और इसके संबंध में 4 कथन दिए हैं, इसमें से असत्य कथन पहचानना है हमको। तो कथन ए है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन संसद द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। बी, सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 होती है। ये भी सही है। राज्यपाल विधान परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये कथन गलत है, क्योंकि राज्यपाल 12 सदस्यों को नहीं करता, अपितु 1/6 सदस्य जो कुल वहाँ की संख्या होती है उसके 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये 12 सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये कथन गलत हो जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी मिल जाएगा और डी भी सही हो जाएगा। फिर तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये भी सही है। व्याख्या में हम लोग समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद किसी राज्य में एक विधानसभा का गठन कर सकता है। देखिए, ये यहाँ मिसप्रिंट है, ये विधान परिषद होना चाहिए। खैर, आप समझ गए होंगे। तो 169 के अनुसार संसद किसी राज्य में एक विधानसभा का गठन विधान परिषद का गठन कर सकती है या उसे विघटित कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। अनुच्छेद 171 के अनुसार परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। विधान परिषद के सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नामित करता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। विधान परिषद स्थायी रूप से चलने वाली सदन है, परंतु इसकी 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं तथा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इस व्याख्या को आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसमें से 4-5 प्रश्न बन सकते हैं केवल इस एक व्याख्या में से। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, ऋग्वैदिक समाज के आर्थिक क्रियाकलाप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हमें ऋग्वैदिक समाज के संबंध में ये जो 4 कथन दिए हैं इसमें से असत्य देखना है। ए, ऋग्वैदिक आर्य प्रमुखतः पशुचारक थे। ये सही है। गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था। ये भी सही है। मुद्रा प्रणाली प्रचलन में थी। नहीं, उस समय वस्तु विनिमय होता था और मुद्रा व्यवस्था उस समय अस्तित्व में नहीं थी। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। और डी भी सही होगा। फिर तो जौ सर्वाधिक उपजाए जाने वाली फसल थी। ये कथन भी सही है। आइए व्याख्या में समझते हैं। ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था तथा इसे अघन्या कहा गया है। पुरोहितों को दान में अधिकांश गाय और दासियां दी जाती थीं। अनेक ऋचाओं में गोधन के वृद्धि की प्रार्थना की गई है। उस समय व्यापार हेतु वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग होता था, परंतु कुछ स्थान पर निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है जो संभवतः हार जैसा स्वर्ण आभूषण था। तो निष्क को मुद्रा प्रणाली का भाग मत समझिएगा। ये एक हार या कोई आभूषण जैसी कोई चीज़ थी जिसके लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ मुद्रा ही होता है, परंतु उसका कार्य कुछ और था। तो इस व्याख्या को आप एक बार और पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8 है, चोल साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चोल साम्राज्य के संबंध में 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पांड्यों का सामंत था। दूसरा कथन है, चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया था। ये बिल्कुल सही है,
क्योंकि चोल जो जाने जाते हैं इतिहास में अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए ही जाने जाते हैं, और इसी नौसेना के आधार पे इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों को जीता था और अच्छे संबंध भी बनाए थे वहाँ से, और साथ ही साथ श्रीलंका और मालदीव को भी जीत लिया था। और पहला कथन गलत है, क्योंकि इसमें विजयालय तो सही है, मगर विजयालय ने तो की थी इसकी स्थापना, परंतु जो ये सामंत था ये पांड्यों का नहीं था, ये पल्लवों का सामंत था आरंभ में। तो आइए व्याख्या में कुछ चीज़ें देखते हैं। 9वीं सदी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंत था। चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, जिसके बल पर उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया और श्रीलंका तथा मालदीव को भी जीत लिया था। उनका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के दूर देशों तक भी पहुंचा था। इस 9वीं सदी के नक्शे में आप देख सकते हैं कि चोल साम्राज्य किस तरह से प्रभावी था। तो ये जो बैगनी में ये क्षेत्र दिखाया गया है, ये इनका साम्राज्य का क्षेत्र था जहाँ ये शासन करते थे, और ये बाकी जो गुलाबी में दिखाए गए क्षेत्र हैं ये इनके प्रभाव क्षेत्र थे। और ये जो नीले में लाइन दिखाई गई है जो यहाँ चीन तक जा रही है, यहाँ तक, ये इनका व्यापार का मार्ग था। तो इतना इनका प्रभाव था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, वैलेंटाइन शिरोल द्वारा किसे अशांति का जनक कहा गया था? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. लाला लाजपत राय, सी. विपिन चंद्र पाल, डी. जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, वैलेंटाइन शिरोल जो एक अंग्रेजी लेखक थे, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्यों कहा था, आइए इसको देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक पर पहली बार राजद्रोह का आरोप अंग्रेज़ों द्वारा भारत प्लेग आयुक्त रैंड के खिलाफ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण लगाया गया था। मई और जून 1908 में केसरी में प्रकाशित कुछ लेखों के संबंध में दूसरी बार उन पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए 1909 में उन्हें मांडले की जेल में भेज दिया गया था। उन्होंने प्रसिद्ध नारा स्वराज यह मेरा जन सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा भी दिया था। कांग्रेस में भी वह गरम दल के एक प्रमुख नेता थे। इन कारणों से वैलेंटाइन शिरोल द्वारा उन्हें अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो देखिए, ये सारे कारण हो गए कि जिस कारण से वो देशभक्ति पैदा करते थे अपने लेखों के माध्यम से। तो ये अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आती थी, तो इसलिए ये अंग्रेज़ी लेखक थे, इन्होंने इनकी काफ़ी आलोचना की और कहा कि एक तरह से ये अशांति फैला रहे हैं। और इसमें एक ध्यान रखने वाला फैक्ट ये है कि वैलेंटाइन शिरोल ने जो किताब लिखी थी उसका नाम इंडियन अनरेस्ट था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्ज़ाम में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। ए. यह 7 सितंबर 1931 को लंदन में शुरू हुआ। बी. इसमें कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी ने किया। सी. महिलाओं का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया। डी. यहाँ से लौटने के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो देखिए, इसमें उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि महिलाओं का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने नहीं किया था, बल्कि एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। हालांकि सरोजिनी नायडू भी उपस्थित थीं उसमें महिलाओं की तरफ से। तो आइए व्याख्या से समझते हैं इस बात को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। इसमें भाग लेने के लिए सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट भी पहुंची थीं। महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक मतभेद के कारण असफल रहा था तथा यहाँ से गांधी जी ने लौटकर 1 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो चलिए व्याख्या देख लीजिए आप एक बार, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूगोल से प्रश्न है। प्रश्न 11 है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो जितने भी प्रकार के जलवायु कटिबंध होते हैं, तो कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें
ये सारे कटिबंध पाए जाते हैं। ए दक्षिणी अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया। तो देखिए आपको उत्तर पता होगा इसका, डी एशिया। एशिया काफ़ी बड़ा द्वीप है, महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो संसार के 29.9% भूभाग को आच्छादित करता है। इसका विस्तार उत्तर में रूस के आर्कटिक क्षेत्र से लेकर दक्षिण में विषुवत रेखा के इंडोनेशिया व फिलीपींस द्वीप तक विस्तारित है। एशिया में जलवायु के 4 कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध तथा ध्रुवीय कटिबंध पाए जाते हैं। तो ये चारों ही कटिबंध जो हो गए ये एशिया में पाए जाते हैं। ये आप इसकी एक मैप में देख सकते हैं, ये चारों कटिबंध दिखाए गए हैं। जैसे ऊपर का हो गया ध्रुवीय कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया, ये उपोष्ण और उष्ण कटिबंध हो गया, और इस तरह के ये सारे ही कटिबंध जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ एशिया, ये जो एशिया यहाँ तक है इसमें ये चारों के चारों पाए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस महासागर के सतह का तापमान अन्य सभी महासागरों से अधिक है? ए प्रशांत, बी हिंद, सी उत्तरी अटलांटिक, डी दक्षिणी अटलांटिक। तो सतह का तापमान किस महासागर की सतह का तापमान सर्वाधिक है? तो वो प्रशांत है। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि ये सतह की बात किया है, ओवरऑल की बात नहीं किया है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान अन्य महासागरों से अधिक है, और ये कितना है? 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये एवरेज औसत तापमान है। चलिए ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो आपको पता है जो हिमनद है वो अपने निक्षेपण और अपर्दन द्वारा कई स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो हिमनद द्वारा इसमें से कौन सी ऐसी स्थलाकृति है जो नहीं बनाई जाती है? ए यू आकार की घाटी, बी एस्कर, सी भेड़शिला, डी बरखान। तो उत्तर आपको पता होना चाहिए इसका, डी बरखान। क्योंकि जो बरखान है ये वायु द्वारा बनाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यू आकार की घाटी जो होती है, घाटी में हिमानी के बहाव के अपर्दनात्मक शक्ति से इसका निर्माण होता है। तो हिमानी के बहाव से जो निर्माण होता है यू आकार की घाटी का होता है। एस्कर हो गया, हिमानी जलोढ़ के निक्षेप से इसका निर्माण होता है। भेड़शिला, हिमानीकृत क्षेत्रों में शिलाएं अपर्दित होने के बाद भेड़ की तरह दिखती हैं। तो जो इस तरह की चट्टानें होती हैं जो हिमानियों द्वारा अपर्दित हो जाती हैं और कुछ कुछ भेड़ जैसी दिखने लगती हैं, उन्हें भेड़शिला कहा जाता है। और बरखान जो था वो अर्धचंद्राकार आकृति वाला बालू का टीला है जो पवन अभिमुखी दिशा में 2 सींगाकार नुकीली आकृति बनाता है। आइए एक चार्ट देख लेते हैं कि हिमानी निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती हैं तो वो 2 तरह की होती हैं। एक अपर्दनात्मक होती है, एक निक्षेपणात्मक होती हैं। जो निक्षेप द्वारा बनती हैं उनको निक्षेपणात्मक कहा जाता है, और जो उनके अपर्दन वाली प्रक्रिया से बनते हैं उनको अपतनात्मक कहा जाता है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से है, क्योंकि ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में डायरेक्ट। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 14। तो केंद्र दिया है, मतलब कुछ शहर दिए हैं और वहाँ जो उद्योग हैं वो दिए हुए हैं। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पिट्सबर्ग लोहा और इस्पात, शंघाई सूती वस्त्र, डूंडी जूट वस्त्र, लेनिनग्राड वायुयान उद्योग। तो ए बी सी ये सही है, बिल्कुल सुमेलित है। और जो लेनिनग्राड है ये गलत है, क्योंकि वायुयान उद्योग नहीं है यहाँ पे जलपोत बनाए जाते हैं। व्याख्या में देखते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक बंदरगाह शहर है। तो देखिए लेनिनग्राड को हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग भी कहते हैं।
जिसे लेनिनग्राड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो और हम इन बाकी 3 शहरों को देख लेते हैं कहाँ पे स्थित हैं। डूंडी जो है यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में है। शंघाई पूर्वी चीन का एक तटीय शहर है। और पिट्सबर्ग जो है यूएसए के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित एक शहर है। चलिए व्याख्या को आप देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मृग तृष्णा किस वैज्ञानिक घटना का उदाहरण है? ए अपवर्तन, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी प्रकीर्णन, डी विवर्तन। इसका उत्तर होगा बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा घटित होता है और ये मरुस्थलों में देखने को मिलता है। आइए समझते हैं इसको। मृग तृष्णा या मिराज की घटना प्रायः मरुस्थल में देखने को मिलती है। मरुस्थल की रेतीली भूमि गर्मी के कारण अधिक गर्म हो जाती है, जिसके कारण धरती के पास हवा की गर्म परतें विरल हो जाती हैं, किंतु ऊपर की परतें ठंडी होने के कारण वे अपेक्षाकृत सघन होती हैं। ऐसी अवस्था में किसी वस्तु या पेड़ की चोटी से आने वाली प्रकाश की किरणें हवा के विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हटती जाती हैं। परिणामतः एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें इन किरणों का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तथा किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। आइए एक इमेज देखते हैं इस पर। देखिए, ये एक व्यक्ति है जो किसी मरुस्थल या किसी गर्म स्थान में खड़ा है और ये एक वृक्ष है जिससे प्रकाश की किरणें इस दिशा में जब पहुंचती हैं तो ये मुड़ के इस दिशा में चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे जो सतह के पास की जो हवा की परतें होती हैं वो गर्म होती हैं और जो ऊपर की परतें होती हैं ये ठंडी होती हैं और सघन होती हैं। तो जब ये प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करती हैं तो ये सघन से विरल में प्रवेश करने के कारण अभिलंब की ओर मुड़ती हैं। तो इनका मुड़ाव पहले ऐसे होता है, फिर ये और भी मुड़ती जाती हैं, क्योंकि फिर ये बाद में मुड़ते मुड़ते ये विरल से फिर सघन की ओर मुड़ती हैं और इस तरह से ये प्रकाश की किरणें इस दिशा में इस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं और जिससे इस व्यक्ति को आभास होता है कि ये जो वस्तु है ये यहाँ पे उपस्थित है, क्योंकि प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसी घटना को मृग तृष्णा की घटना कहा जाता है। और बेसिक रूप से इसमें अपवर्तन हो रहा है, मगर अपवर्तन कई बार होने के कारण इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, यूरिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 80% होती है। इसका प्रयोग वाहनों के प्रदूषण नियंत्रक के रूप में किया जाता है। देखिए, ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। आंसर हो जाएगा डी। व्याख्या में देखते हैं। यूरिया के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जान लेते हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। यूरिया या कार्बामाइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2 होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46.6% होता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है। यह जल में अति विलेय है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। इसका प्रयोग वाहनों के प्रदूषण नियंत्रक के रूप में भी किया जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, प्लास्टिक एवं हाइड्रोजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इससे यूरिया स्टीबामिन नामक काला जार की दवा बनाई जाती है। सेडेटिव मतलब कि जो दर्द दूर करने वाली दवाएं होती हैं उनको भी बनाने में यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिए आप एक बार ये सारे फैक्ट्स को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, मैड काऊ है। ए मवेशियों में रोग, बी गाय की नस्ल, सी पर्वत शिखर, डी इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये मवेशियों में रोग होता है मैड काऊ, ख़ास तौर से गायों में देखा जाता है। आइए देखते हैं ये है क्या। मैड काऊ रोग, जिसे तकनीकी रूप से बोवाइन स्पॉन्गिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी BSE के रूप में जाना जाता है, मवेशियों में एक घातक न्यूरोडीजनरेटिव बीमारी है
न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी का अर्थ होता है ऐसी बीमारी जिसमें तंत्रिका तंत्र का क्षय होने लगता है, उसे कहा जाता है। इस बीमारी से मस्तिष्क और हड्डियों में छिद्र होने शुरू हो जाते हैं, जिससे गाय व पशु पागल हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बीएससी संक्रमित गोमांस खाता है तो वह व्यक्ति बीमार हो सकता है, जिसे क्रुट्सफेल्ड जैकब रोग या CJD कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा आप कि अगर मैड काउ से संक्रमित गोमांस अगर कोई खा रहा है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है, CJD या क्रुट्सफेल्ड जैकब हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? A 16 अक्टूबर, B 22 अप्रैल, C 1 मई, D 16 जनवरी। देखिए इसका आंसर होगा A 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना की। कॉन्फ्रेंस ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात FAO ने वर्ष 1979 से विश्व खाद्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में फैली भुखमरी की समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और भूख, कुपोषण और गरीबी के खिलाफ संघर्ष को मजबूती देना था। 1980 से 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस का आयोजन शुरू किया गया। तो FAO इस विश्व खाद्य दिवस का आयोजन कराती है, ये इसका लोगो है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला है? A गाज़ियाबाद, B शामली, C गौतम बुद्ध नगर, D बागपत। और जो सबसे पश्चिमी ज़िला है वो है शामली। और आइए इसको समझते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले तथा 18 मंडल हैं, जिसमें शामली प्रदेश के सबसे पश्चिम में स्थित है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, उत्तरी जिला सहारनपुर तथा दक्षिणी जिला सोनभद्र है। मैप में इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है, ये रहा सहारनपुर, और उसी के पड़ोस में है शामली जो कि सबसे पश्चिमी ज़िला भी है। और फिर अगर हम लोग सबसे दक्षिणी ज़िला देखें तो ये रहा सोनभद्र, और सबसे पूर्वी ज़िला जो है वो है ये बलिया। तो इस तरह से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? A आरोग्य सेतु, B आरोग्य दिशा, C फिट इंडिया, D कोरोना अलर्ट। देखिए इसके लिए आरोग्य सेतु नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। सरकार इस ऐप के जरिए संक्रमित लोगों की लोकेशन को ट्रैक कर सकेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस ऐप के जरिए यूजर्स की मदद करना है ताकि वे यह जान सकें कि क्या वे कोरोना से संक्रमित मरीजों के जान सकें कि क्या वे कोरोना से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हैं या नहीं। यूज़र्स के स्मार्टफोन के लोकेशन डेटा और ब्लूटूथ के इस्तेमाल से संक्रमित व्यक्ति का पता लगाया जाएगा। देखिए ये इसमें ये टेक्निक है, ब्लूटूथ और GPS का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इससे संक्रमित व्यक्ति का पता लगाया जाता है और अगले व्यक्ति को बताया जाता है कि वो इस तरह का कोई भी कोरोना का पेशेंट आपके नज़दीक है कि नहीं, और अलर्ट किया जाता है। तो ये इसकी टेक्निक है। सरकार इससे पहले भी कोरोना कवच नाम के मोबाइल ऐप को पेश कर चुकी है। तो ये दो ऐप हैं जो सरकार ने लॉन्च किया था कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना कवच और आरोग्य सेतु, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरोग्य सेतु। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है 20 प्रश्नों की, और कोई भी आपका सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम अपने अगले 20 प्रश्न के साथ कल फिर हाजिर होंगे। चलिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए।